हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कक्षा 9 का पहला पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसी पार्ट का दूसरा भाग है ना। दूसरा भाग मतलब कि उसमें एक दो भाग करके दे दिया गया है। उसमें जो अगला पार्ट है ना, वो है क्रांति की शुरुआत, ठीक है। तो ये भाग 2 में आता है। तो उसमें देखिएगा भाग 2 है, तो उसमें जितने भी सब जो भी प्रश्न थे, जितने भी उसमें परेशानियाँ थी, सब हमने आपको कक्षा 9 के जो पार्ट 1 था उसमें सब डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट का क्रांति की शुरुआत के बारे में। मगर इससे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक या फ्रेंड्स तक या मित्र तक क्या करें, शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से जुड़ सकें या इससे जो भी होने वाले फायदे या लाभ है वो ले सकें, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें भाग 2 है क्रांति की शुरुआत। इसमें क्या है ना कि आप लोग जैसे जानते हैं कि जो ये क्रांति है ये है कहाँ की, तो ये कुल मिला के ये क्रांति चल रही है, ये है फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की, ठीक है। ये घटना सब फ्रांस की है। तो चलिए देखिए, ये जो फ्रांस था आप लोग इसमें पढ़े होंगे पार्ट 1 में क्या था कि जो लुई 16वां था वो अनेक प्रकार के कार्य कर रहा था, जिसके वजह से उसके कार्यों के वजह से वहाँ के जनता, वहाँ के लोग सब परेशान हो गए थे। इसलिए वो लोग चाहते थे कि लुई 16वां को कैसे भी करके हटाया जाए, ठीक है। और इसके बारे में और भी देखिए, ये कक्षा 9 का जो आप लोगों की किताब है ना, ये आधा पार्ट है। इसका आधा पार्ट आप लोग कक्षा 10 में मिलेगा, ठीक है। कैसे हटा, कौन हटाया, इसके बाद कौन आया, पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी कक्षा 10 में मिलेगी, है ना। तो चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो लुई 16वां था इसके बारे में कुछ आप लोगों ने पहला पाठ में देखा होगा, और इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी बाकी है इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है कि जो लुई 16वां था, आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि वो कर के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं किया था, जिसके वजह से कर बढ़ाने की वजह से उसकी जनता जो थी एकदम परेशान हो गई थी उससे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था कि जो कर था, है ना, कर की बढ़ोतरी लुई 16वां करने वाला था, ठीक है। इससे पहले भी कर की बढ़ोतरी और भी कर चुका था, है ना, मगर वो चाह रहा था। देखिए कारण क्या था, कारण ये था ना कि वो कर्ज में डूबा हुआ था। जो लुई 16वां था वो कर्ज में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि जैसे तैसे करके हम अपना कर्ज क्या करें, उतार दें, और जो जनता है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डाल दें, या उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं, ताकि वो सभी क्या कर सकें, जितना ज़्यादा टैक्स देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा राजस्व की प्राप्ति होगी, और जितना ज़्यादा राजस्व होगा उतने ही जल्दी हम किसी भी व्यक्ति का जो कर्जा है उसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और लुई 16वां के ऊपर यह भी क्या था, प्रेशर था या टेंशन था, ताकि जो व्यक्तियों से वो कर्जा लिया था वो लोगों ने जो ब्याज था, ब्याज के रेट को बढ़ा दिया था। उन लोगों ने कहा था कि अब जितना पहले ब्याज तय किया गया था उससे कहीं ज़्यादा हम लोग ब्याज लेंगे। इसलिए लुई 16वां चाहता था कि हम जल्द से जल्द इन लोगों को कर्जा को क्या करें, भरपाई कर दें, चुकता दें, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, तो कह रहा है कि कर की बढ़ोतरी लुई 16वां ने किया था, करने के लिए अनेक प्रकार की बातें कर रहा था। तो मगर आप लोग सोचिए कि क्या किसी प्रकार के जब व्यक्ति है या जो राजा है, जब वो कर की बढ़ोतरी करेगा तो क्या वो अपने मन से करेगा? अपने मन से नहीं ना करेगा। तो क्या करता था ना कोई सभा बुलाता था, है ना। तो लुई 16वां भी इसी प्रकार के काम किया, सभा बुलाया। सभा में तीनों प्रकार के सदस्य आए, जैसे कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ये सब लोग आए। उसमें सभी लोग भाग लिए, और सभी स्टेट के कुछ न कुछ सदस्य थे जो उनके द्वारा ग्रुपों में आए हुए लोगों की समस्याओं को, परेशानियों को जो भी था वो लेकर के आए थे, ठीक है। और जिन लोगों को सभा में आने की अनुमति नहीं थी या इजाजत नहीं थी, वो सब अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को एक चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किए थे, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा स्टेट से कितने सदस्य आए थे, वो लोग क्या किए थे, बैठे थे, उन लोगों को बात माना गया कि नहीं माना गया, ठीक है। चलिए देखिए तो इसमें क्या था कि जो लुई 16वां था वो कर की बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव रखा था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा ना कि कर बढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। किससे? कौन कर बढ़ाता? लुई 16वां। तो लुई 16वां कर बढ़ाने के लिए किससे अनुमति लेता था? तो ये था जनरल स्टेटस, ठीक है। जो स्टेटस जनरल था इससे वो लोग क्या करते थे, अनुमति लेता था। कौन? राजा। तो देखिए स्टेटस जनरल क्या होता था, या स्टेटस जनरल ऐसा समूह होता था जिसमें तीनों सदस्य या तीनों ग्रुप के लोग क्या करते थे, भाग लेते थे। तो यानी कि ऐसा क्या होता है, राजनीतिक संस्था या संगठन जिसमें तीनों ग्रुप के लोग क्या करते हो, भाग लेते थे। उस समय उसको स्टेटस जनरल के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि तीनों स्टेटस के प्रतिनिधि क्या करते थे, भाग लेते थे। तो ये तीनों स्टेटस क्या होता था, जैसे कि प्रथम स्टेटस, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय। इसमें कौन कौन से लोग आते थे, तो इसमें कुलीन वर्ग, इसमें देखिए पहला में पादरी, दूसरा में कुलीन, तीसरा में निम्न वर्ग, ठीक है। निम्न वर्ग के जितने भी व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे थे या जो कुछ भी थे वो सब इसमें आते थे। तो इसमें तीनों स्टेटस के जो प्रतिनिधि थे वो सब इसमें क्या करते थे, भाग लेते थे। अब देखिए इसका निर्णय क्या हुआ, इसका निर्णय यह हुआ
कि ये जो सम्राट था, ठीक है, ये जो स्टेटस जनरल की जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, क्या होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस सब का निर्णय कौन करता था? सम्राट। सम्राट मतलब कि राजा। वो राजा लुई 16वां हो या इसके बाद भी जो भी या इससे पहले जो भी राजाओं थे, इनका निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ किसके पास हुआ करता था? सम्राट के पास, ठीक है। और वही सम्राट तय करता था कि यह स्टेटस जनरल की जो मीटिंग है कब होगी, कहाँ होगी और कैसे होगा, ठीक है, उसका नतीजा क्या होगा, वो सब कौन तय करता था? राजा, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेटस जनरल था, इससे पहले इसकी जो बैठक थी 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, ठीक है। अभी जो बुलाया जाने वाला है इससे पहले, यानी कि पहली सबसे पहले ये जो था ना, जो पहली बैठक हुई थी, तो उसका अंतिम जो बैठक है, ठीक है, जैसे कोनो बैठक हुई पहले, ठीक है, तो इसका जो अंतिम बैठक था ये सन 1614 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, यही वाला 1614 ईस्वी में अंतिम बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद से अभी कोई भी बैठक नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद से ये जो बैठक होने वाली थी, देखिए इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई सन 1789 ईस्वी में नए कर के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। कहने का मतलब क्या है कि 1614 ईस्वी के बाद या लुई 16वां का, ठीक है, 1789 ईस्वी में ये कर की जो बढ़ोतरी थी उसके लिए स्टेटस जनरल बुलाया गया था, है ना। इसके बाद, किसके बाद? तो 1614 ईस्वी के बाद। उसके बाद कब हुआ? तो 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की क्या की गई थी? मीटिंग या बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी लोग, यानी कि कौन कौन से, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस के सदस्य क्या किए थे? भाग लिए थे। देखिए ये हुआ क्या था, तो ये जो स्टेटस जनरल की जो मीटिंग थी वो वर्साई नामक एक जगह था, वहीं पे हुआ था। और वहाँ पे बहुत बड़ी एक आलीशान भवन थी जिसमें सभी लोगों को आना था और उस भवन को बहुत सजाया गया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो भी प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों के लिए जो वर्साई एक शहर का नाम था, ठीक है, वर्साई के आलीशान भवन को क्या किया गया? सजाया गया, ठीक है, ताकि सभी लोग उसमें जाएं और अपना स्थान ग्रहण करके उसमें बैठे और उसमें जो सभा होने वाली है उन सब के बारे में निष्कर्ष या जो भी निर्णय है वो ले सके। उसके बाद से देखिए इसमें कितने लोग आए थे, तो देखिए प्रथम और द्वितीय, प्रथम स्टेटस और द्वितीय स्टेटस कि कितने सदस्य आए थे, तो 300 सदस्य प्रतिनिधि भेजे गए थे ताकि वो लोग जाएं और अपने जो ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उनकी परेशानियों को, उनकी जो भी तकलीफें हैं सबको उसमें क्या करें? रखें, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये जो 300 लोग थे जब सभा में गए थे ना, तो उसमें जाकर के ये लोग तो आमने सामने बैठ गए। आमने सामने कहने का मतलब क्या है? आमने सामने मतलब ना कि ऐसे, जैसे कि मान के चलिए कि ये भवन हो गया, ठीक है, तो ये भवन में क्या था? भवन में दोनों तरफ सीट लगी थी, इधर इधर, और उसके बाद से ऐसे ऐसे, और ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला ये गलियारा, ये खाली था, ठीक है। तो इन लोगों का मुंह इधर होता था, इन लोगों का मुंह, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, ठीक है। तो ये जो 300 सदस्य थे ये पहले चले गए थे। अभी दूसरी पहला स्टेटस का और द्वितीय स्टेटस का, और जो अगला ग्रुप था वो था तीसरा स्टेटस का, ठीक है। तो जो तीसरे प्रतिनिधि के जो ग्रुप थे उसके 600 प्रतिनिधि आए थे। जो थर्ड स्टेटस था इसके कितने प्रतिनिधि आए थे? 600। और ये जो 600 सदस्य थे ना, 300 इधर पीछे खड़ा हुए थे, 300 इधर पीछे खड़ा हुए थे, यानी कि दोनों तरफ 300। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सभा होती थी उस सभा में किसान, कारीगर, औरत और जो गरीब और जो निर्धन लोग थे उन सबको उसमें जाने की क्या थी? अनुमति नहीं थी, वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे। तो जब ये लोग देखिए, जैसे कि किसान हो गया, उसके बाद औरतें, उसके बाद से कारीगर को प्रवेश करना इसमें क्या था? वर्जित था। वर्जित मतलब कि वे लोग उसमें नहीं जा सकते थे, उसमें भाग नहीं ले सकते थे। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग ना अपना जो भी समस्या या जो भी परेशानी थी वो 40,000 पत्रों के माध्यम से अपनी परेशानी को क्या किए थे? अंदर भिजवाए थे, ताकि जाए वो लोग जो लोग इसमें भाग लिए हैं और उन्हीं के द्वारा ये 40,000 जो पत्र थे ना अंदर भिजवाया गया था। और वो लोग अंदर जा करके अपने जो भी सदस्य थे उनकी जो भी परेशानी थी सबको जाकर के अंदर क्या करते थे? उस पर चर्चा होती थी और उनकी बातों को सुना जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो लुई 16वां था वो क्या किया था ना कि जो पुराना नियम था, यानी कि जो प्राचीन नियम थे उन्हीं को अभी तक लागू करने वाला था और आगे भी उसको फॉलो करने वाले थे, ठीक है। ये लुई 16वां लागू करने वाला था ताकि हमारे द्वारा जो भी पहले से चला आ रहा है कि एक व्यक्ति एक ही वोट देगा और कुछ खास लोग ही वोट देंगे, ठीक है। तो वो कह रहा था ना लुई 16वां कि इस नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि जो कुलीन वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, जो धनी वर्ग है, ठीक है, सिर्फ यही लोग वोट देंगे, बाकी जो लोग जितने भी निर्धन है, किसान है, कारीगर है, ये सब वोट नहीं देंगे। मगर इसमें क्या था ना कि जो तीसरा स्टेट था, थर्ड स्टेट, ये लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, और ये लोग कह रहे थे कि जो पुरानी परंपरा है उसे त्याग दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए, नई परंपरा को लागू की जाए, है ना। और नई परंपरा में क्या होगा कि नई परंपरा में हम लोगों को भी वोट देने का अधिकार होगा और जो धनी है वो भी वोट देगा, यानी कि सभी लोग, पूरा जितने भी फ्रांस की जनता है सब लोगों को एक समान अधिकार दिया जाएगा।
ठीक है, देखिए इसमें क्या है, तो जो लुईस लामा था वो कह रहा था ना पहले कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति एक ही वोट देगा, है ना, और वो भी कुछ ही लोग, सब लोग नहीं। ठीक है, उसके बाद से इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति रूसो था, दार्शनिक था, इसका जो प्रमुख पुस्तक थी द सॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इसी पुस्तक में लोकतांत्रिक नामक व्यवस्था का क्या किया गया था, वर्णन किया गया था या जिक्र किया गया था। कहाँ से कि जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे ना, उनकी जो मान्यता थी वो सिर्फ इन्हीं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी, और वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी रूसो नामक व्यक्ति के द्वारा जो लिखी गई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्हीं की किताब में वो लिखी गई थी। ठीक है, तो इन्हीं पे आधारित ये लोग मांग कर रहे थे, मगर जो लुईस लामा था वो इनके बातों को मान नहीं रहा था। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि 20 जुलाई को सन 1789 ईस्वी समय था, उसमें क्या हुआ ना कि जो वर्साई नामक एक जगह था, उसमें इंडोर एक कोर्ट था, इंडोर नामक एक पार्क था, इंडोर टेनिस कोर्ट, उसमें सभी जितने भी वर्ग के लोग थे, ठीक है, वो सब उसमें गए। कौन से वर्ग के, खास करके थर्ड वर्ग के, यानी कि जो तृतीय स्टेटस था उसके सदस्य गए और वहीं पर जाकर के अपनी सभा जुटा लिया। देखिए वो गए क्यों, क्योंकि उनके द्वारा जो भी बातें कही जा रही थी वो राजा माना नहीं, है ना, यानी कि जो लुईस लामा था वो कह रहा था कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तुम लोग चाहे जो कुछ भी कर लो। ठीक है, तो जो थर्ड ग्रुप के थे या जो थर्ड स्टेटस के लोग थे, उन सब ने अपना गुस्सा दिखाते हुए उस सभा से बाहर निकल गए। बाहर निकल के क्या किए कि ये जो वर्साई नामक एक यहाँ पे टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में गए और वहीं पे अपनी क्या किए, सभा बनाए। ठीक है, और उस सभा का नाम क्या रखा उन लोगों ने सभा का नाम रखा नेशनल असेंबली। ठीक है, और इन लोगों के ये जो नेशनल असेंबली थी इसका नेतृत्व कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था, और उन लोगों को यह मानना था कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग अपने देश में, पूरे फ्रांस में किसी भी प्रकार का संविधान या नियम कानून बनने नहीं देंगे। कब तक नियम कानून नहीं बनेगा, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है। ठीक है, और उन लोगों ने अनेक प्रकार के आंदोलन और ऐसे ही अपना जो बैठक थी, ये जो तृतीय स्टेट, ये लोग अपना अनशन ऐसे ही किए रहे। कहाँ पे, यही वर्साई के जो इंडोर टेनिस कोर्ट था यहीं पे। ठीक है, इन लोगों का जो तीसरा स्टेट था, इनके जो ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। ठीक है, आगे देखिए, ये जो नेशनल असेंबली है का नेतृत्व कौन कौन से लोग कर रहे थे, तो इसमें दो व्यक्ति थे, एक था मिराबिया, दूसरा था आबेसिया। ठीक है, ये खास करके दो व्यक्ति थे, और ये दोनों धनी परिवार से संबंधित थे। जैसे कि एक व्यक्ति था मिराबिया, ये कुलीन परिवार का था, और ये जो आबेसिया था ये पादरी वर्ग का था। ठीक है, देखिए जैसे कि ये वाला हो गया प्रथम स्टेट और ये वाला हो गया द्वितीय स्टेट। ठीक है, ये उसके सदस्य थे, मगर फिर भी ये लोग इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए थे। कारण क्या था, कारण ये था ना कि ये लोग पढ़े लिखे थे, ये लोग जो सोच थी, इन लोगों की जो मानसिकता थी, ये तृतीय स्टेट के लोगों जैसे थी। इनका कहना था या इन लोगों का मानना था कि एक ही देश में रह रहे हैं तो सभी लोगों के लिए एक ही नियम कानून होना चाहिए, हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सब अगर एक देश में रह रहे हैं तो सभी लोग एक साथ मिल करके रहेंगे, है ना। इसीलिए इन लोगों के, और इन लोग ये भी कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति उसके योग्य है तो उसको अधिकार दिया जाना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति उसके योग्य नहीं है तो उसे अधिकार भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये इसके पक्ष में थे, इसीलिए इन लोगों ने इनके सदस्य में आकर के जुड़े थे, और ये लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेशनल असेंबली के खास करके दोनों अध्यक्ष थे, कौन कौन थे, एक था मिराबियो और दूसरा था आबेसिया। जो मिराबियो था ये कुलीन वर्ग यानी कुलीन वर्ग का था, और उसके बाद जो आबेसिया था ये पादरी वर्ग का था। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये लोग आंदोलन करना शुरू किए थे, ठीक है, कौन से, ये तीसरे स्टेट के जो जितने भी लोग थे, सदस्य थे, जब ये लोग आंदोलन करना शुरू किए थे तो उसमें पूरे फ्रांस में अफरा तफरी मच गई थी, है ना। और उसमें क्या किया गया था ना, कुछ लोगों को यह भी अफवाह फैलाया गया था कुछ लोगों के द्वारा कि फ्रांस में ना ये जो लुईस लामा है कुछ दूसरे जगह से या बाहर से कुछ गुंडों बुलाया। गुंडा मतलब कि लठैत, ठीक है, लठैत मतलब कि लाठी चलाने वाले लोग, जो अपने आप में एक कुछ विशेष लोग थे, ठीक है, जो लाठी चलाने में एकदम एक्सपर्ट थे। उसी प्रकार के लोगों को जो ये लुईस लामा थी, ये क्या किया था, बाहर से बुलाया था, ताकि वो लोग इस देश में आए, फ्रांस में, और यहाँ पे जो भी क्रांति हो रही है या जो भी आंदोलन हो रहा है इन सबको क्या करें, दबाएं। ठीक है, और जब ये इस प्रकार के जब किसानों को अंदर जब ये या किसानों को जब ये बात सुनने में आया तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने भी अपने क्षेत्र में आंदोलन करना शुरू कर दिया। और उनके क्षेत्र में जो भी किसान थे, ये किसानों का जो भी व्यक्ति था, जो कारीगर, वो क्या कहते हैं, जो क्या करता है, जमींदार। ठीक है, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो जमींदार हुआ करता था,
उन सब के इन लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर हमला किया, अपने क्षेत्र के गांवों के जमींदारों के ऊपर हमला किया और इन लोगों ने उस जमींदार को, ठीक है, क्या किया, उस जमींदार को वहां से मार करके खदेड़ दिया, या जो भी जमींदार थे वहां से कुछ अपने देश छोड़ करके भाग गए और कुछ लोग अपना एरिया छोड़ करके भाग गए। और वहां के जो भी किसान थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उनके जितने भी अनाज थे, गोदाम थे और जो भी कर देने वाला या जो टैक्स देने वाला जो भी क्या था दस्तावेज थे, सबको इन लोगों ने जला दिया। जलाने के फलस्वरूप क्या किया, वहाँ के जितने भी जमीन थे सब पे इन लोगों ने अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ कि जो वहाँ पे जब इस प्रकार के आंदोलन हो रहे थे तो पूरे फ्रांस में लोगों के जो द्वारा खाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे बढ़िया खाद्य पदार्थ था वो था पाव रोटी। पाव रोटी का दाम एकदम कीमत छू रहा, आसमान छू रहा था, ठीक है। और इसमें क्या था कि जब पाव रोटी की कीमत बढ़ गया था तो उसमें पाव रोटी को बनाने वाले जो बेकरी थे, ठीक है, उन लोगों ने मनमानी पैसा मांगना या पैसा ऐंठना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जो 5 का सामान था वो 20 में, 25 में, 50 में बेचते थे और जो व्यक्ति थे उन लोगों को मजबूरी थी खरीद के क्या करना, खाना। मगर यह कुछ ही दिनों तक चला। कुछ ही दिनों तक कहने का मतलब कि जो व्यक्ति भूखे होते थे ना, उन लोग लाइन में बहुत कम लगते थे, उन लोग डायरेक्ट जाते थे और बेकरी के दुकान से लूटना क्या करते थे, शुरू कर देते थे। इस प्रकार क्या हुआ कि पूरे फ्रांस में अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है। और लोगों को यह भी लगा था और लोग इससे भी परेशान थे क्योंकि कि जो रूस वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे सूखा भी पड़ता है और कभी कभी बारिश के साथ साथ ओला भी पड़ता है। ओला मतलब बर्फ। इससे क्या होता है कि उन लोगों का फसल बर्बाद हो जाती है ना, तो इससे भी लोग परेशान थे। उसके बाद क्या हुआ कि 14 जुलाई के जो बास्तिल का किला था उसके ऊपर जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन लोगों ने क्या किया, धावा बोल दिया। धावा बोल दिया मतलब कि वो जो बास्तिल का किला था उन सबको इन लोगों ने नाश्ते नाबूद कर दिया, यानी कि पूर्ण रूप से उसको ढा दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, इतने सब घटनाएं होने के बाद जो लुईस अलावा था उसके मन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या आया क्या नहीं, ठीक है। तो इतना सब आप लोग देख लीजिए एक बार। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या था कि सन 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था कौन, लुईस अलावा, है ना। कितने में, 1774 ईस्वी में। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, खजाना खाली था, यानी कि जब लुईस अलावा जब राजा बना ना 1774 ईस्वी में, तो उसका जो खजाना था उसके पूर्वजों द्वारा पूरा खाली कर दिया गया था, है ना। उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट क्या था, समाज में असंतोषजनक क्या होता, गहरा प्रभाव पड़ा था, यानी कि जो जनता थी ना वो लुईस अलावा के खानदान से या उनके संबंधित जितने भी लोग थे उनसे ये लोग संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट नहीं थे मतलब ये जो राजा थे ना ये लोग एकदम क्या थे, दुराचारी थे। दुराचारी मतलब कि ये लोग ना केवल अपने बारे में सोचते थे, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। इसीलिए जो जनता थी ये क्या थे, असंतोषजनक गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि 1789 ईस्वी में स्टेटस जनरल का बुलाया गया था। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को हम बताएं कि किधर गया, यहाँ 5 मई सन 1789 ईस्वी को यहाँ पे क्या किया गया था, स्टेटस जनरल की बुलावा किया गया था। किसके द्वारा, लुईस अलावा के द्वारा, ठीक है। यही है, स्टेटस जनरल की बुलावा किया गया। इसमें क्या हुआ कि तृतीय स्टेटस नेशनल असेंबली का गठन हुआ। जो आप लोगों को बताएं कि ये जो इंडो टेनिस कोर्ट था उसमें जाकर के इन लोगों ने नेशनल असेंबली नामक समूह का क्या किया, गठन किया था। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि बास्तिल पर हमला, ठीक है, बास्तिल का जो किला था उस पर हमला करके इन लोगों ने ढा दिया था, पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। उसके बाद से देहाती जो किसान थे, जो भी बाहर से लोग आए थे या जो भी वहाँ पे रहे हुए जमींदार, उन सबके ऊपर क्या किया, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और उनको वहाँ से मार करके या जैसे भी होकर के वहाँ पे खदेड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला है 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में क्या हुआ कि सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। अंकुश मतलब कि रोक लगाया गया। सम्राट कौन था, लुईस अलावा। उनके जितनी भी शक्तियाँ थी सबके सीमित किया गया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जो नागरिक थे वहाँ के नागरिकों को अधिकार के लिए, ठीक है, अधिकार के लिए संविधान का निर्माण किया गया। कहाँ पे, तो फ्रांस में, ठीक है। तो जो नागरिक थे उन सबकी जो परेशानी थी उन सबको दूर करने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, एक संविधान बनाया, ठीक है। और वह संविधान पूरे फ्रांस में क्या की गई, लागू की गई, ताकि जितने भी फ्रांस की जनता है उन सबको किसी भी प्रकार का परेशानी या समस्या न हो, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग, हमको उम्मीद है कि ले लिए होंगे, नहीं है तो आप लोग एक बार अपने साथ कॉपी किताब लेकर, कॉपी और किताब अगर दोनों है तो दोनों लेकर बैठिए, नहीं तो कॉपी है तो उसको नोट करते चलिए लाइन बाई लाइन, ठीक है। कारण क्या है कि आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग जाने से पहले क्या कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के जो नए वीडियो आएंगे आप तक पहुँच जाएंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या पहुँचे, ठीक है। और हमको आप लोगों की ज़रूरत है और जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा या अच्छा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।